गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वात आईएएस एकेडमी। तो संडे के सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। ये काफी ज्यादा न्यूज में है और बाकी लेक्चर्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारे संडे सीरीज की जो प्लेलिस्ट है जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। पिछले संडे हमने यूएस के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको भी काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हम पीपीटीज अपलोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा इशू क्या है। तो अगर कंटेक्स्ट देखते हैं कि अभी जो डिस्प्यूट आ रहे हैं या फिर ये इश्यूज जो अराइज हो रहे हैं उसका कहाँ बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से ये चीजें स्टार्ट होना शुरू हो रही हैं। तो हुआ ये कि रिसेंटली इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया एक न्यू लिंक रोड जो कि इंडिया से चाइना के बीच में उसका जो ट्रेवल डिस्टेंस है उसको शॉर्टन करने के लिए बनाया गया, ताकि जो पिलग्रिम्स हैं जिनको कैलाश मानसरोवर यात्रा करनी होती है उसके लिए जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए जो लिंक रोड स्टार्ट की गई वो स्टार्ट होती है उत्तराखंड से और ये फिर लेपू लेक के थ्रू कैलाश मानसरोवर के ट्रेवल को शॉर्टन कर देती है। तो यहीं से ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ नेपाल की साइड में। और ये रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले जो हैं वो हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको ये बताना है कि ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यानी इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर कोई और। तो बेसिकली जो नेपाल है उसको इश्यू ये है कि ये जो लिंक रोड बनी है वो जो कनेक्ट कर रही है लेपू लेक पासेस से वो नेपाली टेरिटरी से होके जाती है। और साथ में नेपाल ये भी क्लेम कर रहा है कि इंडिया का ये जो मूव है वो जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड नेपाल पीएम इन 2014 उसको ब्रीच करता है, उसको एक तरीके से ट्रस्ट को ब्रेक करता है जो एक्चुअली इस एग्रीमेंट के अंदर वो क्लेम करते हैं। तो जो मेजर डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो मानी जाती है वो है काला पानी टेरिटरी जहां से ये लेपू लेक है एंड एक है सुस्ता। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के अंदर ये जो टेरिटरी है यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में काफी डिसएग्रीमेंट है और अभी इस पे कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं मिला है। अभी ये जो इशू रेज किया नेपाल ने उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ये कहता है कि इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो लिंक रोड है जो पास होती है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी के अंदर आती है। इंडिया ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे नेपाल के सॉवरेनिटी पे कोई भी हार्म हो रहा हो। इन्होंने जो भी किया है वो विद इन इंडियन टेरिटरी के अंदर किया है। साथ में इंडिया ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये जो न्यू लिंक रोड बनी है ये जो पहले से एग्जिस्टिंग जो चला आ रहा है रूट जिसके लिए पिलग्रिम्स कैलाश मानसरोवर यात्रा करते थे उसी को फॉलो कर रही है। इसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि नेपाली टेरिटरीज के अंदर आके कुछ अलग से रूट डेवलप किया है। साथ में इंडिया ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि इंडिया कमिटेड है, वो खुद ये चाहता है कि ये जो ऑनगोइंग बाउंड्री इश्यूज आ रहे हैं उसको वो रिजॉल्व करे और वो डिप्लोमेटिक डायलॉग से उसको रिजॉल्व करना चाहता है, ताकि ये जो क्लोज और फ्रेंडली रिलेशन, ये जो हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है इंडिया और नेपाल का आपस में जो फ्रेंडली एक रिलेशन रहा है उसको मेंटेन कर सकें। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट समझने के लिए भी ये मैप दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ अगर डिटेल्स की बात करें जो इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसकी डिटेल अगर देखें तो करंटली हाल फिलहाल जो इंडिया और नेपाल के अंदर जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो काला पानी, लिम्पियादुर, लेपू लेक ट्राइजंक्शन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड चाइना एंड सुस्ता एरिया, ये एरियाज हैं जो कि डिस्प्यूटेड माने जा रहे हैं। और आपको ये सारे नाम याद रखने हैं क्योंकि यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको सिर्फ नाम दे देंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के अंदर ये आते हैं या फिर ये डिस्प्यूट कौन सी कंट्रीज के बीच में है। तो याद रखिए काला पानी, लिम्पियादुर, लेपू लेक और सुस्ता एरिया। अब जो काला पानी है वो एक वैली है जिसको इंडिया एडमिनिस्टर कर रहा है, जिसको वो मानता है कि वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ उसी का पार्ट है। तो इंडिया फिलहाल इसको एडमिनिस्टर कर रहा है और ये उस रूट के बीच में वहां पे सिचुएटेड है जहां से कैलाश मानसरोवर रूट जाता है।
और इसकी दूसरी इम्पोर्टेंट या एडवांटेजियस अगर लोकेशन माने तो वो ये है कि ये काफी ज्यादा हाइट के ऊपर है, तो ये जिसके भी कंट्रोल में होगा उसको एडवांटेज ये होगी कि ये उसके लिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह सर्व करेगा, यानी वो ध्यान रख पाएगा आसपास के एरियाज पे। और यहाँ से एक रिवर है जिसको काली रिवर बोलते हैं, जो काला पानी रीजन के अंदर उसको डीमार्केट करती है, जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है उसको। और इसके लिए ट्रीटी ऑफ सुगोली एक साइन की गई थी उस टाइम पे नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जब एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था इन 1816। जब ये डिसाइड किया गया था कि ये जो काली रिवर है वो नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री की तरह बिहेव करेगी, यानी वो वेस्टर्न बाउंड्रीज होगी जहां से काली रिवर होगी। और यही वो काली रिवर है जिसकी वजह से इतना डिस्प्यूट हो रहा है, क्योंकि इंडिया और नेपाल इसके सोर्स को लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट रखते हैं। और जब भी दोनों कंट्रीज अपने मैप ड्रॉ करती हैं तो वो अपने अपने क्लेम को सपोर्ट करती हैं। देन एक रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सुस्ता रीजन। अब बेसिकली यहाँ पे डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि जो गंडक रिवर है वो जो फ्लो करती है वो अपना कोर्स चेंज कर देती है, यानी कि जो उसको डिमार्केशन के लिए माना जाता है, जब रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है तो डिस्प्यूट ऑटोमेटिक हो जाता है कि ये एरिया किसके अंदर आता है, ये एरिया किसके अंदर आता है। तो ये जो सुस्ता है वो गंडक रिवर के बैंक के ऊपर लोकेटेड है, और क्योंकि वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है इस वजह से ये डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है। और इस रिवर को यानी गंडक रिवर को नेपाल के अंदर नारायणी रिवर माना जाता है, और ये इंडिया के अंदर जब आती है तो ये बिहार के पटना के अंदर ये गंगा को ज्वाइन करती है, यानी कि ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। अब अगर देखें कि इस पे नेपाल का क्या स्टैंड है, वो ये है कि जो काली रिवर है वो नेपाल का मानना है कि वो ओरिजिनेट करती है जो लिम्पियादुर है उसके स्ट्रीम से, जो कि नॉर्थ वेस्ट लिपू लेक है वहां पे है। तो इस सोर्स की वजह से नेपाल का ये मानना है कि जो भी काला पानी है या फिर लिम्पियादुर है या लिपू लेक है वो फॉल करते हैं ईस्ट ऑफ रिवर। तो ये नेपाल का धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट हो गया, यानी सगोली ट्रीटी बोलती है कि जो काली रिवर है वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो बाउंड्री है नेपाल की वो डिसाइड करती है, लेकिन क्योंकि नेपाल खुद ये मानता है कि जो काली रिवर है वो ओरिजिनेट करती है स्ट्रीम ऑफ लिम्पियादुर, तो वो उसको क्लेम करता है कि बाकी ये जो टेरिटरीज हैं क्योंकि वो ईस्ट ऑफ रिवर के अंदर आ जाएंगी उसके बाद में, तो वो नेपाल का पार्ट है। मैप के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो लिपू लेक है उसके लिए माना जाता है कि जब किंग्स थे जो नेपाल के, उन्होंने इंडिया का फेवर लेने के लिए, उसको फेवर देने के लिए, या कह सकते हैं कि इंडिया को एक तरीके से खुश करने के लिए अपने जो कंट्री का मैप है वहां से लिपू लेक को डिलीट कर दिया था, और जो टेरिटरी है काला पानी वो ऑफर्ड की गई इंडिया को बाय किंग महेंद्र आफ्टर 1962 इंडिया चाइना वॉर। क्योंकि हमेशा से इंडिया और नेपाल का काफी अच्छा रिलेशन रहा है, काफी अच्छा बॉन्डिंग रहा है, तो उस टाइम पे उन महाराजा ने ये सोचा कि इससे इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और उनका जो सिक्योरिटी कंसर्न है यानी इंडिया का, उसमें वो हेल्प कर पाएंगे। सो नेपाल का ये मानना है कि काला पानी जो है वो नेपाल इंडिया डिस्प्यूट का कोई पार्ट नहीं है, ये तो नेपाली टेरिटरी थी जो किंग ने इंडिया को अलाउ कर दी लेने के लिए, ताकि उसको टेम्परेरीली एक तरीके से यूज किया जाए। ये है नेपाल का स्टैंड। नाउ इंडिया के स्टैंड की अगर बात करें इस डिस्प्यूट के अंदर, तो जो काली रिवर है वो इंडिया के अकॉर्डिंग ओरिजिनेट करती है इन स्प्रिंग्स वेल बिलो द लिपू लेक पास, यानी कि इंडिया के ये मानना है कि जो काली रिवर है वो लिपू लेक पास है उसके बिलो यानी उसके नीचे जो स्प्रिंग्स है वहां से ओरिजिनेट करती है। और क्योंकि सगोली ट्रीटी काली रिवर को एक डिमार्केशन लाइन मानती है, तो उस ट्रीटी के अंदर ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं किया गया कि ये जो स्ट्रीम है उसके नॉर्थ का जो एरिया होगा वो किसका होगा। इनफैक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे जो 19th सेंचुरी के, वो भी यही शो करते हैं कि जो काला पानी है वो इंडियन साइड के अंदर है और उसको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में है उसका पार्ट मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटी ऑफ सगोली पहली बात तो इंडिया और नेपाल के बीच में है, दूसरी बात वो काली रिवर को डिमार्केशन लाइन मानती है,
और फिर ये जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की। तो सगोली ट्रीटी साइन हुई थी 1816 के अंदर। उससे पहले जो नेपाली स्टेट थे वो एक्सटेंड कर गए थे फ्रॉम सतलुज रिवर टू वेस्ट टू द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट। ये है एंग्लो नेपालिस वॉर से पहले का सिनेरियो। और उसके बाद में जब नेपाल उसमें हार गया था उस वॉर के अंदर, इस वजह से जो नेपाल की जो हाल फिलहाल जो टेरिटरीज है वो लिमिट कर गई, यानी वो उसमें हार गया था और ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो उसके पास से चली गई थी। तो सगोली ट्रीटी साइन करने से जो एंटायर रीजन था लो लैंड बिटवीन काली रिवर एंड राप्ती, ये चला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो ये ट्रीटी इसी तरीके से डिजाइन की गई थी कि जो नेपाल था उसको अपनी काफी ज्यादा टेरिटरी कंपनी के लिए छोड़नी पड़ी थी। और जहां पहले नेपाल सतलुज से लेके तीस्ता रिवर तक अपनी बाउंड्रीज बना चुका था, उसके बाद में इस ट्रीटी से वो काली रिवर तक आ गई थी। और जो करंट कंट्रोवर्सी है वो इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि नेपाल ये मान रहा है, ये बिलीव कर रहा है कि जो काली रिवर है वो जो महाकाली रिवर है जो कि काला पानी के अंदर है, वो उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, यानी कि काली रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी जो कि महाकाली रिवर को काला पानी से कनेक्ट करती है। तो अभी नेपाल का ये मानना है कि काली रिवर, क्योंकि ये एक डिमार्केशन लाइन मानी गई है, तो वो वेस्ट में है नियर लेपू लेक। तो इन्हीं सब चीजों से थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। जो ब्रिटिशर्स थे वो भी लेपू लेक पास को यूज करते थे जब उनको ट्रेड करना होता था तिब्बत और चाइना के बीच में। तो जैसा कि इंडिया के स्टैंड में बताया गया था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है उसके अंदर हमेशा से काला पानी को इंडिया का ही पार्ट माना गया है। इनफैक्ट उस टाइम के जो राजा महाराजा थे नेपाल के, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, बॉर्डर को एक्सेप्ट किया था और कभी इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। और इसी वजह से इंडिया ने भी नेपाल की हेल्प की। उस टाइम जो जंग बहादुर राणा थे उनसे हेल्प ली गई, मिलिट्री हेल्प, उस टाइम पे जो 1857 का रिबेलियन था उसको एंड करने के लिए। यानी कि जो ट्रीटी साइन हुई 1816 के अंदर, और जब जंग बहादुर राणा जिन्होंने मिलिट्री हेल्प ऑफर की कंपनी को 1857 के रिबेलियन को एंड करने में, तो उस टाइम पे एज अ रिवॉर्ड ब्रिटिश इंडिया ने उनको नेपालगंज और कपिलवस्तु रिस्टोर कर दिए, नेपाल को दे दिए। लेकिन ब्रिटिश ने और कोई भी जैसे कि गढ़वाल या फिर कुमाऊं उसको रिटर्न नहीं किया नेपाल को, इंक्लूडिंग काला पानी रीजन। एंड क्योंकि जब ये सगोली ट्रीटी साइन हुई उस टाइम पे इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, उस टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। तो आज के टाइम पे भी बहुत सी ऐसी बॉर्डर्स हैं जो इंडिया ने नहीं बल्कि उस टाइम का जो ब्रिटिश रूल था, जो कंपनी थी, उन्होंने डिमार्केट किया, उन्होंने फाइनलाइज किया। देन एक नेपाल इंडिया टेक्निकल लेवल जॉइंट बॉर्डर वर्किंग ग्रुप भी बना जिसको 1981 के अंदर बनाया गया, सिर्फ ये जो बॉर्डर इश्यूज थे इनको रिजॉल्व करने के लिए कि एक डिमार्केशन किया जाए इंटरनेशनल बॉर्डर्स का और ये जो बॉर्डर पिलर्स हैं उनको मैनेज किया जाए। और बाय 2007 इस ग्रुप ने ये फिनिश किया जो वर्क था 182 स्ट्रिप मैप्स का, और इसको साइन किया गया दोनों साइड से। और ये कवर करता है 98% ऑफ द रेंज जो कि ये दोनों डिस्प्यूटेड एरियाज आते हैं, काला पानी और सुस्ता। बट अभी ये डिस्प्यूट है ही, मतलब इसको अभी तक इंडिया या नेपाल मिलकर रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो क्योंकि हिस्टोरिकली हम ये देखते आ रहे हैं कि इंडिया और नेपाल के तो काफी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं, हमेशा नेपाल ने और इंडिया ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है। तो अभी सडनली ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो अराइज होते जा रहे हैं। तो इसका एक रीजन ये समझा जाता है कि वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में एक डिस्पैरिटी कह लीजिए, या फिर इंडिया के साथ में उनकी ट्यूनिंग कम हो रही है, जबकि वो चाइना के साइड में ज्यादा इंक्लाइन होते जा रहे हैं। तो ज्यादा इशू इसलिए अराइज हो गया क्योंकि नेपाल ने इसको, जिस तरीके से चाइना एग्रेसिव दिखाता है अपना स्टैंड, उसी तरीके से नेपाल ने इस इशू को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा कि उसमें डिस्प्यूट ज्यादा लगने लग गया। यानी कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये चीज हो सकती थी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के स्टार्ट किया नेपाल ने।
और ऐसा माना जाता है कि जो नेपाल के जो पीएम हैं केपी शर्मा, उनको एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट की जो इनएफिशिएंसी यानी अपनी गवर्नमेंट का जो फेलियर है, उसकी जो इनएफिशिएंसी है, उसको वो पूरा नहीं कर पाए, जो बेसिक नीड थी लोगों की वो पूरा नहीं कर पाए। तो एक तरीके से ये माना जाता है कि वो सिर्फ अपनी वहां के पब्लिक का जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि लोग उसमें बिजी रहें और ऐसा कुछ सिचुएशन ना बने कि नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाए उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। काफी पंजेंट रिमार्क्स भी उन्होंने पास किए थे पीएम ने नेपाल के नेपाली पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन क्योंकि इंडिया नेपाल के इंटरेस्ट में ये चीज नहीं है तो काफी बार उसको इग्नोर किया गया। चाइना ने भी जो इस चीज का एडवांटेज लिया और चाइना को पैसिफाई करने के चक्कर में ही कहीं ना कहीं नेपाल इंडिया के साथ में अपने रिलेशन खराब कर रहा है। साथ में नेपाल ने अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं उसको भी चिरांग के पास में डिप्लॉय किया जो कि काला पानी के पास में है, और जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उसको भी उसने काला पानी के पास में लोकेट किया जो कि इंडो चाइना बॉर्डर के पास में है, और जो इंडियन आर्मी है वो भी वहां पे नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके के रिमार्क, इस तरीके के एक्टिविटी, पीछे से चाइना का सपोर्ट, इन सब चीजों से इंडिया के साथ में उसके रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। और अभी आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से नेपाली जो गवर्नमेंट है उसने नया मैप अभी ऑथराइज किया और अपनी उसके अंदर जो टेरिटरीज थी उसको एक्सपेंड किया हुआ दिखाया, जिसके अंदर सेंसिटिव एरियाज को उसने इंक्लूड किया जो कि अभी हाल फिलहाल डिस्प्यूटेड हैं, जिनको अभी रिजॉल्व नहीं किया गया है। लास्ट में देख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड इसका क्या होता है। तो जैसा कि हिस्टोरिकली सभी को पता है इंडिया और चाइना के बीच में इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, लेकिन नेपाल और इंडिया के बीच में हमेशा से अभी तक काफी अच्छे रिलेशन होते आए हैं। इनफैक्ट इसके लिए जो रिलेशन है उसके लिए रोटी बेटी वाला एक स्लोगन भी दिया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा कल्चरल टाइज है बिटवीन इंडियन टेरिटरी एंड नेपाली टेरिटरी। जो उनका बॉर्डर है वहां पे काफी ज्यादा सिमिलर कल्चर वो एक्सचेंज करते हैं। तो जिस तरीके के अभी हालात हो रहे हैं तो इंडिया के लिए भी ये जरूरी है कि वो इस मैटर को जल्दी रिजॉल्व करे, उसको डिले में ना रखे, और वो भी ऐसे समय में जब इंडिया फेस कर रहा है एक फेस ऑफ प्रॉब्लम विद इंडिया एंड चाइना। तो चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में ऑलरेडी हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर नेपाल भी उसी तरीके से ट्रीट करने लग गया तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज नहीं होगी। और क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल जो है वो परमिटेड है बॉर्डर के पास में, तो जो नेपाल है वो इंजॉय करता है इमेंस स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस फ्रॉम इंडिया नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इवन कई बार नेपाली टेरिटरीज को टेररिस्ट इंडिया के अंदर एंटर कराने के लिए भी यूज किया गया है, उसका मिसयूज भी किया गया है। तो क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में इतना फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, तो स्टेबल और फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि ये इश्यू जल्दी रिजॉल्व हो, क्योंकि ऐसा अगर टेररिस्ट फ्लो वहां से शुरू हो गया तो वो एक और बड़ा कंसर्न हो सकता है। और बहुत से नेपाली सिटीजन इंडिया के अंदर रहते आए हैं, उनको काफी ज्यादा इंडिया ने कई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देने की कोशिश की है ताकि और ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो। तो इतने क्लोज टाइज हैं इंडिया और नेपाल के बीच में कि उनको एकदम से खत्म करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कंट्रीज अपनी मनमर्जी के बॉर्डर्स तो डिमार्केट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रहने वाले लोगों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कल्चरली एक दूसरे से काफी ज्यादा बॉन्डिंग महसूस करते हैं। और साथ में इंडिया और नेपाल को जरूरत है कि वो जो हिमालयन रिवर की जो शिफ्टिंग एक प्रोसेस है, यानी कि क्योंकि ये रिवर्स काफी ज्यादा अपना कोर्स शिफ्ट कर देती है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत है। जिस तरीके से काली रिवर अपना उसका जो ओरिजिन है उस पर डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार जो गंडक रिवर है वो अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाएं तो इस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हिमालयन रिवर बिहेव करते हैं, अपना कोर्स शिफ्ट करती हैं। तो इसलिए इंडिया और नेपाल को जरूरत है कि जब भी वो अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उस टाइम पे वो सारे जितना पॉसिबल हो सके वो एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी उस चीज के अंदर डाले, उनको सोचे उस पे। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो।
अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। रोज एक वीडियो डलती है, आप रेगुलर रहिए, रेगुलर देखिए और अपना रेगुलर स्केड्यूल बनाएं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते रहें, इनके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।